सुबह का समय। रुद्र अपनी स्टडी टेबल पर सर रखे सो रहा है। सूरज की सीधी रोशनी जब चेहरे पर आती है तो वो नींद से जागता है। उसे याद आया रात में पाकिज़ा की फाइल देखते देखते वो वहीं सो गया था। सर में हल्का सा दर्द था। रुद्र उठकर वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया, मुंह धोया और आईने में देखने लगा। रुद्र बड़े गौर से अपना चेहरा देख रहा था और पाकिज़ा के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने लिए चाय बनाई और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। चाय पीकर कुछ देर वहीं बैठा आते जाते लोगों को देखता रहा। फोन की घनघनाहट से उसका ध्यान टूटा। रुद्र ने देखा कमिश्नर साहब का फोन है। उसने फोन उठाया और कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। रुद्र प्रताप, इस वक्त आप जहां भी हैं तुरंत थाने पहुंचिए। दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज उभरी। जी सर, मैं अभी निकलता हूं, रुद्र ने कहा और फोन काट दिया। रुद्र तुरंत तैयार हुआ और थाने पहुंचा। कमिश्नर पहले से वहां मौजूद था। रुद्र को देखते ही उन्होंने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर रुद्र, किसकी परमिशन से तुमने पाकिज़ा की फाइल को यहां से निकाला? सर, मैं सिर्फ उस केस के बारे में जानना चाह रहा था, रुद्र ने सहज भाव से कहा। मिस्टर रुद्र प्रताप, वो केस तुम्हारे यहां आने से पहले का है, जो कि क्लोज हो चुका है। बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। बिना मेरी इजाजत के तुम किसी केस को स्टडी करने की कोशिश नहीं करोगे, कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा। पर क्यों सर? पाकिज़ा केस की फाइल मैं क्यों नहीं देख सकता? रुद्र ने कहा। क्योंकि 1 साल पहले वो केस बंद हो चुका है, कमिश्नर ने रुद्र को घूरते हुए कहा। केस वापस भी ओपन हो सकता है सर। इस बार रुद्र ने कमिश्नर की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कमिश्नर ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं क्या कहता हूं और क्यों कहता हूं आपको जल्दी समझ आ जाएगा, रुद्र ने लगभग आंखों में देखते हुए कहा। कमिश्नर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। रुद्र ने जेब से रुमाल निकालकर उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, पसीना पोंछ लीजिए सर। कमिश्नर ने रुद्र के हाथ से रुमाल लिया और पसीना पोंछा और पसीना पोंछकर वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया तो रुद्र ने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लाकर कहा, रख लीजिए सर, आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रुद्र की बात सुनकर कमिश्नर सकपका गया। रुद्र वहां से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। कमिश्नर वहां से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठकर किसी को फोन लगाकर कहा, इस नए इंस्पेक्टर का तुरंत तबादला करवाओ, वरना सबके सब फंसोगे। पहले ये बताओ कि वो फाइल उसके हाथ लगी कैसे, जबकि वो फाइल तो मेरी कस्टडी में थी। दूसरी तरफ से किसी की सख्त आवाज उभरी। मैंने सोचा केस बंद हो चुका है, उसे उम्र कैद की सजा भी मिल चुकी है। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी हो जाएगा। कमिश्नर की आवाज से घबराहट साफ झलक रही थी। सबसे पहले तुम उस फाइल को गायब करो, उसके बाद कुछ सोचते हैं। लोगों के बीच बहुत इज्जत है मेरी, अगर इस पर जरा भी आंच आई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। रही बात उस नए इंस्पेक्टर की, तो उसका ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि फैमिली के लिए तरस जाएगा वो। दूसरी तरफ से वही रौबदार आवाज उभरी। कुछ भी कीजिए सर, एक बार ये केस रीओपन हो गया तो सबके सब फंस जाएंगे, कमिश्नर ने डरते डरते कहा। तुम डरते बहुत हो कमिश्नर। जब 1 साल पहले हमारा सच किसी के सामने नहीं आया तो अब क्या आएगा? तुम बेफिक्र रहो, नया इंस्पेक्टर है, थोड़ा तो फड़फड़ाएगा ही, फड़फड़ाने दो। दूसरी तरफ से वही आवाज उभरी। सर, वो मेरे फंड का क्या हुआ? कमिश्नर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो भी मिल जाएगा कमिश्नर, वादा किया तो है, निभाऊंगा भी। आज शाम को फार्म हाउस पर पार्टी है, तुम आ रहे हो ना? उसने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, गुप्ता जी भी आ रहे हैं, कमिश्नर ने कहा। कुछ देर दोनों में बात हुई और फिर कमिश्नर ने फोन काट दिया। उन्होंने कार के शीशे से बाहर देखा। सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा रुद्र उन्हें ही देख रहा था। कमिश्नर ने जल्दी से ड्राइवर को वहां से चलने को कहा। धूल का गुब्बार उड़ाती कार तेजी से वहां से निकल गई। रुद्र अपने कैबिन में चला आया। कैबिन में आकर रुद्र अपनी कुर्सी पर आ बैठा और सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया आखिर कमिश्नर को उस फाइल के गायब होने से फर्क क्यों पड़ा। कमिश्नर की बेचैनी से रुद्र ने इतना तो भांप लिया कि पाकिज़ा के केस में उनका कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। रुद्र की इस केस में अब और रुचि बढ़ने लगी, लेकिन सच क्या है ये अभी उसे नहीं पता था। इस पूरी कहानी को वो बीच से समझ रहा था। कहानी की शुरुआत सिर्फ एक इंसान को पता थी और वो थी पाकिज़ा।
पाकीज़ा ही थी जो रुद्र को इस कहानी की तह तक ले जा सकती थी। मुझे पाकीज़ा से मिलना होगा, रुद्र ने खुद से कहा। अभी रुद्र इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी असलम कैबिन में आया और कहा, सर, अभी अभी खबर मिली है कि शहर के बाहर बनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हर्षद पंवार और उसके आदमियों को देखा गया है। इस बार कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। पूरी तैयारी के साथ जाकर हम उन्हें पकड़ सकते हैं। हर्षद पंवार एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसकी पुलिस को पिछले 2 साल से तलाश है, लेकिन सबके बीच रहकर भी वो खुलेआम अपने गैर कानूनी धंधे आराम से चला रहा है। कहा जाता है कि किसी बड़ी पॉलिटिकल लीडर का उसके सर पर हाथ होने की वजह से पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ये तुमने अच्छी खबर सुनाई असलम। अगर बात पक्की है तो चलते हैं, रुद्र ने उठते हुए कहा। मैं पुलिस की एक टीम तैयार करता हूं सर, असलम ने कहा। नहीं असलम, रुको, तुम्हारे मुताबिक वहां कितने आदमी होंगे? रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। 8-10 होंगे सर, असलम ने कहा। तो फिर हमें पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ तुम, मैं और प्रवीण चलेंगे, रुद्र ने कहा। सिर्फ हम 3? पर सर वहां बहुत खतरा है, असलम ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। असलम, तुम समझे नहीं, पुलिस के लोग जितने कम होंगे खतरा उतना ही कम होगा। वैसे भी हर्षद मुझे जिंदा चाहिए, उसके जरिए हम इस दलदल की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तुम प्रवीण को अंदर बुलाओ, मैं समझाता हूं प्लान क्या है, रुद्र ने कहा। असलम बाहर गया और प्रवीण को अंदर आने को कहा। प्रवीण अंदर आया और रुद्र को सैल्यूट करके एक साइड खड़ा हो गया। रुद्र उन दोनों को प्लान समझाने लगा। अभी रुद्र ने प्लान समझा ही रहा था कि तभी रागिनी तनतनाती हुई कैबिन में आई और कहा, आई एम सॉरी सर, पर मैं ये कहकर रहूंगी, मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए आपने मुझे अपने साथ ले जाने लायक नहीं समझा ना। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट शूटर सर, हर्षद और उसके चमचों को तो मैं एक एक निशाने पर ठोक सकती हूँ। तुम बाहर छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? रुद्र ने सहज भाव से पूछा। सॉरी, पर मैं भी आप सबके साथ इस प्लान में शामिल होना चाहती हूँ। प्लीज सर, मना मत करिएगा, रागिनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अगर तुम आना चाहती हो मैं मना नहीं करूंगा, रुद्र ने कहा। रागिनी भी उन तीनों में शामिल हो गई। सबको प्लान समझाकर रुद्र ने कपड़े चेंज करने को कहा। चारों अब नॉर्मल कपड़ों में थे। रुद्र ने हल्के आसमानी रंग का शर्ट और गहरे रंग की जीन्स पहनी हुई थी। आसमानी रंग उसका हमेशा से पसंदीदा रहा है। रागिनी ने जब रुद्र को फॉर्मल कपड़ों में देखा तो बस देखती ही रह गई। चारों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर गाड़ी में आ बैठे। प्रवीण ड्राइवर सीट पर था, रुद्र उसके बगल में और रागिनी असलम पीछे। असलम खुश था कि रागिनी उसके पास बैठी थी। प्रवीण ने गाड़ी बिल्डिंग से दूर पहले ही रोक दी। दोपहर का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा। प्लान के मुताबिक रुद्र और असलम ऊपर गए। रागिनी और प्रवीण नीचे अपनी पोजीशन लेकर छुप कर खड़े हो गए। पहली मंजिल पर पहुंचकर रुद्र ने असलम से पोजीशन लेने को कहा। हर्षद और उसके आदमी सामने ही बैठे थे। मौका पाते ही रुद्र और असलम ने फायरिंग कर दी। वो लोग खुद को संभाल पाते इससे पहले ही रुद्र ने एक एक करके सबको शूट कर दिया। सभी ढेर होकर वहां गिर गए, लेकिन इसी बीच हर्षद वहां से भाग निकला। फायरिंग के दौरान गोली असलम की बाह से हल्का सा छूकर निकल गई, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। रुद्र जब उसकी तरफ आया तो असलम ने कहा, मैं ठीक हूं सर, आप जाइए, हर्षद को पकड़िए प्लीज। रुद्र तेजी से उस तरफ गया जिधर से हर्षद भागा था। रुद्र को हर्षद नीचे भागता हुआ देखा तो वो पहली मंजिल से सीधा नीचे कूद गया। जैसे ही हर्षद मेन गेट पर पहुंचा, रागिनी ने पैर आगे करके उसे नीचे गिरा दिया और तेजी से आगे बढ़कर बंदूक उस पर तान दी। तब तक रुद्र भी वहां पहुंच गया और उसने प्रवीण से ऊपर जाकर असलम को संभालने को कहा। प्रवीण वहां से चला गया। जमीन पर पड़ा हर्षद गुस्से में रुद्र को घूर रहा था। रागिनी उस पर पूरी नजर रखे हुए थी। तू जानता नहीं इंस्पेक्टर, तूने किससे पंगा लिया है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगेंगे मुझे जेल से बाहर निकलने में, हर्षद ने गुस्से से कहा। हर्षद की बात सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे 2-3 जमा कर घूंसे मारे। हर्षद ने ढाल सा जमीन पर गिरा, धूल चाटने लगा। सर उड़ा देते हैं इसे भी, बाकी सबकी तरह, कह देंगे एनकाउंटर में मारा गया, रागिनी ने हर्षद को घूरते हुए कहा। नहीं रागिनी, इसे मारकर हम इसके धंधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, रुद्र ने कहा। थोड़ी देर में प्रवीण असलम को ले आया। उसके हाथ से खून बहना बंद हो चुका था।
रागिनी का ध्यान हर्षद से हटकर अब असलम के हाथ पर था। हर्षद को इसी मौके का इंतजार था। उसने अपने हाथ से रागिनी के हाथ पर वार किया। रागिनी के हाथ से गन दूर जा गिरी। वो उसे उठा पाती इससे पहले ही हर्षद ने अपने पैर से लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। रुद्र ने देखा तो वो हर्षद की तरफ लपका और उसे पीटते हुए कहा, लड़की पे हाथ उठाता है नामर्द कहीं के। असलम और प्रवीण रागिनी की तरफ लपके और उसे संभाला। रुद्र ने हर्षद को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर हथकड़ी पहनाकर प्रवीण को उसे ले जाकर गाड़ी में बैठाने को कहा। प्रवीण ने हथकड़ी पकड़ी और घसीटता हुआ उसे जीप की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में प्रवीण ने भी हर्षद पर अपना हाथ साफ किया और ले जाकर उसे गाड़ी में बैठा दिया। आर यू ओके? रुद्र ने रागिनी से पूछा, जो कि नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। हाँ सर, मैं ठीक हूँ, कहते हुए रागिनी ने उठने की कोशिश की, लेकिन पांव में आई मोच की वजह से उठ नहीं पाई। रुद्र ने असलम से जाकर जीप में बैठने को कहा। रुद्र रागिनी के करीब आया, उसे गोद में उठाकर जीप की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र की नजरें बिल्कुल सामने थीं। उसने रागिनी को देखा तक नहीं। रागिनी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। अपने हाथों से रुद्र के कंधे को थामे उसके चेहरे को एक टक निहारे जा रही थी। रागिनी के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी, मन रूपी मिट्टी में प्यार का अंकुर। पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो खामोशी से चला जा रहा था। जीप के पास आकर रुद्र ने रागिनी को सीट पर बैठाया और खुद आकर आगे सीट पर बैठ गया। प्रवीण ने गाड़ी स्टार्ट की और पुलिस स्टेशन जाने के लिए आगे बढ़ा दी। स्टेशन पहुंचकर रुद्र ने हर्षद को हवालात में बंद किया और अपने कैबिन की तरफ चला गया। कैबिन के बाहर रागिनी अपना पैर पकड़े कुर्सी पर बैठी थी। प्रवीण ने पास पड़ी बोतल उठाई और पानी पीने लगा। असलम भी पास ही खड़ा था और एक साथी कांस्टेबल उसके हाथ की मरहम पट्टी कर रहा था। कुछ देर बाद रुद्र अपनी वर्दी पहने बाहर आया और प्रवीण से कहा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग सरकारी मेहमान की खातिरदारी करो। रुद्र वहां से बाहर चला गया। तभी असलम ने कहा, अरे सर तो अपना फोन यही भूल गए, मैं देकर आती हूँ। कहते हुए रागिनी ने टेबल पर पड़ा फोन उठाया और दरवाजे की तरफ भागी। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि तभी प्रवीण ने कहा, रागिनी तुम्हारे तो पैर में चोट लगी थी ना? प्रवीण की बात सुनकर रागिनी रुक गई और अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसका झूठ पकड़ा गया। उसका पैर बिल्कुल ठीक था। प्रवीण उसके पास आया और कहा, तुमने ये सब नाटक क्यों किया? रागिनी प्रवीण की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, तुम नहीं समझोगे। यहाँ बस इतना ही। इस कहानी का अगला एपिसोड यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।